Today we will discuss a new topic that is measures of money supply or how money supply is calculated. Actually, there are three approaches by which we can measure the money supply. These three approaches are traditional approach, modern approach and RBI approach. But in your syllabus there is only RBI approach. So we will discuss only about RBI approach. Okay. Actually, Reserve Bank of India gives four instruments to calculate money supply of the country. These four instruments are known as M1, M2, M3 and M4. These are the four instruments by which we can calculate the money supply of the country. Okay, so I will explain M1, M2, M3 and M4. The first one is M1. M1 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो M1 कैलकुलेट करने का जो सिंपल सा फार्मूला है वो ये है, M1 इज इक्वल टू कॉइन्स प्लस पेपर करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि एक कंट्री के अंदर कितने कॉइन्स सर्कुलेट हो रहे हैं. सपोज एक कंट्री के अंदर 200 करोड़ के कॉइन्स सर्कुलेट हो रहे हैं अलग अलग डिनोमिनेशन के. डिनोमिनेशंस मीन्स जैसे 5 रुपीज़ का कॉइन है, 2 रुपीज़ का कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है. तो अलग अलग डिनोमिनेशन के टोटल कितने कॉइन पूरी कंट्री में सर्कुलेट हो रहे हैं. सपोज 200 रुपीज़ के कॉइन पूरी कंट्री के अंदर सर्कुलेट हो रहे हैं तो कॉइन्स टोटल कितने हैं 200 रुपीज़. इसके बाद पूरी कंट्री के अंदर कितनी पेपर करेंसी सर्कुलेट हो रही है. पेपर करेंसी जैसे 500 रुपीज़ का नोट है, 2000 रुपीज़, 200 रुपीज़, 100 रुपीज़ का जो पेपर करेंसी का नोट है, तो टोटल कितनी पेपर करेंसी कंट्री में सर्कुलेट हो रही है जो हाउस होल्ड सेक्टर के पास है, फर्म सेक्टर के पास है ना. हम लोग जो गुड्स एंड सर्विस को परचेस करने में जो पेपर करेंसी यूज़ कर रहे हैं वो कितनी है टोटल. सपोज वो 500 करोड़ प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक के पास जो सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में हम लोगों का कितना अमाउंट है वो आएगा. ओके, तो जो हम लोग सेविंग अकाउंट बैंक में खोलते हैं, करंट अकाउंट बैंक में खोलते हैं, तो सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में हम लोगों का कितना पैसा है. ओके, तो सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में कितना पैसा है वो डिमांड डिपॉजिट कहलाता है. ओके, क्योंकि हम जब चाहते हैं पैसा वो विड्रॉ कर सकते हैं. डिमांड डिपॉजिट इज दैट डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉ बाय द डिपॉजिटर ऑन डिमांड थ्रू चेक, थ्रू ATM एक्सेट्रा. ओके, जो सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में जो हम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो डिमांड डिपॉजिट कहलाता है, क्योंकि हम उसको जब चाहें वर्किंग आवर्स में या वर्किंग आवर्स के बाद ATM के थ्रू, चेक के थ्रू वो पैसा हम ऑन डिमांड विड्रॉ बैंक से कर सकते हैं. इसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट. ठीक है, जो सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में हमारे पास अमाउंट है वो है डिमांड डिपॉजिट. उसके बाद है अदर डिपॉजिट विद RBI. RBI के पास कितना अमाउंट डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक का.
एक्चुअली हर कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ अमाउंट आरबीआई के पास रखवाती है, उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई है, एसबीआई के पास 6000 करोड़ रुपीज़ है। अब एसबीआई के पास 6000 करोड़ रुपीज़ कहाँ से आएगा? हम लोगों ने जमा किया होगा, किसी ने करंट अकाउंट में, किसी ने सेविंग अकाउंट में, किसी ने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट किया होगा। तो हम लोगों ने सपोज 6000 रुपीज़ एसबीआई में डिपॉजिट किया, ये कहलाएगा टोटल डिपॉजिट ऑफ एसबीआई। एसबीआई इस 6000 टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज, सपोज 10% एसबीआई किसके पास रखवाएगी? आरबीआई के पास। 6000 का 10% कितना होगा? 600। ये 600 आरबीआई के पास रखवाए जाते हैं। ठीक है, एसबीआई अपने टोटल डिपॉजिट 6000 का सपोज 10% आरबीआई के पास रखवा रही है 600। ये 600 क्या कहलाएगा? कैश रिजर्व रेशो। ओके, ये कैश रिजर्व रेशो ही यहाँ है अदर डिपॉजिट हेल्ड विद आरबीआई है। ओके, व्हाट इज कैश, व्हाट इज सीआरआर? सीआरआर को डिफाइन कैसे करेंगे? सीआरआर किसे कहते हैं? कैश रिजर्व रेशो। अब ये होता है क्या है, अगर डिफाइन कैसे करेंगे? एवरी कमर्शियल बैंक कीप a certain percentage of its total deposit with RBI. This percentage, this amount is known as cash reserve ratio. Okay, every commercial bank keep certain percentage of its total deposit with RBI. This percentage, this amount is known as cash reserve ratio. It is also known as other deposits with RBI. Okay, तो M1 कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या क्या प्लस किया? जितने कॉइन्स सर्कुलेट हो रहे हैं पूरी कंट्री में वो, जितनी पेपर करेंसी सर्कुलेट हो रही है 500, प्लस जो कमर्शियल बैंक के अंदर सेविंग और करंट अकाउंट में जो अमाउंट है जिसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं 700, ये प्लस किया आपने। और क्या ऐड किया आपने? अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई के पास जो कमर्शियल बैंक का पैसा है, ठीक है, 600। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 200 कॉइन्स प्लस 500 पेपर करेंसी प्लस 700 डिमांड डिपॉजिट प्लस 600 अदर डिपॉजिट, 2000 क्या आ गया आपका? M1। ओके, ये फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया M1। सेकंड M2। अगर आपको M2 फाइंड करना है तो M2 फाइंड करने का जो फार्मूला क्या है? M1 प्लस सेविंग विद पोस्ट ऑफिस। जिस तरह से हम कमर्शियल बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर, इसी तरह से पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है। ओके, तो M2 फाइंड करने के लिए हम दो चीज़ को प्लस करेंगे, एक तो M1 और दूसरा क्या है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर हमारी कितनी सेविंग है। M1 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 2000, तो M1 की जगह 2000 लिखेंगे। सपोज पोस्ट ऑफिस के अंदर जो हमारी सेविंग है वो है 500, 2000 प्लस 500 टोटल कितनी हो जाएगी? 2500। 2500 क्या निकल के आया आपका? M2। क्लियर? तो M2 निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है M1 प्लस सेविंग विद पोस्ट ऑफिस। ठीक है, M1 2000 है जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। सपोज पोस्ट ऑफिस सेविंग 500 करोड़, 2000 प्लस 500 2500 करोड़ क्या आ गया? M2। ओके, नेक्स्ट है M3। M3 अगर आपको फाइंड करना है तो M3 फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद ऑल
कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। अब ये क्या होता है, टाइम डिपॉजिट विद ऑल कमर्शियल बैंक्स। टाइम डिपॉजिट किसे कहते हैं? टाइम डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि अ सर्टेन अमाउंट इज डिपॉजिट इन द कमर्शियल बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड। आफ्टर दैट पीरियड वी कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक along with high rate of interest. It is known as time deposit or fixed deposit. Before the date of maturity, we cannot withdraw money through check or through ATM. Check facility and ATM facility is not available in case of time deposit. अब मैं टाइम डिपॉजिट को एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट किसे कहते हैं। सपोज पीएनबी बैंक है कोई, उसमें आपका अकाउंट है और आपने 5 लाख रुपीस पीएनबी बैंक में डिपॉजिट किए 1 जनवरी 2005 में, और ये जो 5 लाख आपने पीएनबी बैंक में डिपॉजिट किए हैं वो सपोज 7 ईयर्स के लिए डिपॉजिट किए हैं। 7 ईयर्स से पहले आप ये अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, 7 ईयर्स कब होंगे? 1 जनवरी 2005 से 7 ईयर्स 1 जनवरी 2012। ये 1 जनवरी 2012 कहलाती है डेट ऑफ मैच्योरिटी। इस डेट ऑफ मैच्योरिटी पर आप अमाउंट बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, इससे पहले आप बैंक से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, 5 लाख रुपीस एक सर्टेन अमाउंट आपने डिपॉजिट किया बैंक में, एक फिक्स पीरियड के लिए जमा किया 7 साल के लिए। 7 साल बाद आप बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं अलॉन्ग विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज 3 लाख रुपीस आपको क्या मिलेगा, इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो टोटल अमाउंट आपको 5 + 3 8 लाख रुपीस आपको मिलेगा। ओके, अब सुनिए टाइम डिपॉजिट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन। टाइम डिपॉजिट मीन्स अ सर्टेन अमाउंट दैट इज 5 लाख इज डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड। After that particular period, after the date of maturity, we can withdraw money from the bank along with high rate of interest. It is known as time deposit. Before date of maturity, we cannot withdraw money through check or through ATM. Okay. टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है कि एक कमर्शियल बैंक में आपने एक सर्टेन अमाउंट 5 लाख डिपॉजिट किया एक फिक्स टाइम 7 साल के लिए। अब 7 साल बाद आप 5 लाख प्लस इंटरेस्ट 3 लाख 8 लाख आप विड्रॉ करेंगे, इससे पहले आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। कोई इमरजेंसी आ जाए तब आप बैंक के मैनेजर को एप्लीकेशन लिखेंगे, तब आप विड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज चेक या ATM के थ्रू आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ये हुआ टाइम डिपॉजिट। हम डिस्कस कर रहे थे M3 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, M1 वो कितना है 2000 प्लस टाइम डिपॉजिट विद ऑल कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। सपोज जो कमर्शियल बैंक के पास जो टाइम डिपॉजिट है वो 800, M1 हमने कैलकुलेट किया था 2000 प्लस 800 2800 क्या आ गया आपका M3। इतना क्लियर? M2 और M3 में डिफरेंस क्या है? M2 निकालने का फॉर्मूला क्या है? M2 निकालने का फॉर्मूला है M1 प्लस सेविंग विद पोस्ट ऑफिस।
M3 में फाइंड करने का जो फार्मूला है वो क्या है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। तो M2 के अंदर पोस्ट ऑफिस सेविंग है, M2 के अंदर पोस्ट ऑफिस सेविंग है जो M3 के अंदर नहीं है। M3 के अंदर टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक है जो M2 के अंदर नहीं है। ओके, तो ये डिफरेंस हुआ, M2 में सेविंग विद पोस्ट ऑफिस है जो M3 के अंदर नहीं है, M3 में टाइम डिपॉजिट है जो M2 के अंदर नहीं है, ये डिफरेंस हुआ। सिमिलरिटी क्या है, M2 के अंदर भी M1 आएगा, M3 के अंदर भी M1 आएगा। ओके, M2 फाइंड करने के लिए आप M1 और सेविंग विद पोस्ट ऑफिस, M3 फाइंड करने के लिए M1 प्लस टोटल टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। ओके, लास्ट M4 अगर आपको फाइंड करना है तो M4 फाइंड करने का फॉर्मूला है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M3 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितना, 2800। M3 फाइंड किया था हमने M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, M1 2000, टाइम डिपॉजिट 800, M3 आया आपका 2800। ये 2800 M3 की जगह लिख देंगे हम। तो M4 फाइंड करने के लिए M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में सपोज डिपॉजिट है 500 और M3 2800, दोनों प्लस किया 3300, 3300 क्या हो गया, M4 आया 3300 करोड़। क्लियर? इस तरह से आप ये मनी सप्लाई कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, अब देखिए M4 के अंदर मैंने एक चीज़ और लिखी है, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट किसे कहते हैं? एक्चुअली गवर्नमेंट बहुत सारे सर्टिफिकेट इशू करती है, इशू माने सेल करती है पब्लिक को। उस सर्टिफिकेट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, उस वैल्यू को कहते हैं पार वैल्यू, या फिर एक नाम होता है इसका फेस वैल्यू। एक सर्टिफिकेट की जो पार वैल्यू है या फेस वैल्यू है, एक सर्टिफिकेट की वैल्यू 100 है, एक सर्टिफिकेट सपोज 100 रुपीज़ का है, ये कहलाएगी फेस वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट या पार वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट। एक ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है सपोज गवर्नमेंट का एक 100 रुपीज़ का है। अब ये सर्टिफिकेट वो पब्लिक को इशू करती है, यानी कि सेल करती है। आपने सपोज 500 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज कर लिए गवर्नमेंट से। एक सर्टिफिकेट 100 का है और 500 आपने परचेज किए, यानी कि 50,000 रुपीज़ के आपने सर्टिफिकेट परचेज कर लिए। ठीक है, ये जो 50,000 रुपीज़ के आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज किए, ये 50,000 मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इसमें लगा है एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज करने में जो आपने पैसा खर्च किया है 50,000, वो मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में भी रिबेट मिलता है, रिबेट माने छूट मिलती है, इनकम टैक्स से भी कुछ पैसा कम हो जाएगा आपका अगर आपने ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज किए हैं। ओके, तो ये 4 इंस्ट्रूमेंट हैं, M1, M2, M3, M4, इनके थ्रू हम मनी सप्लाई कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादातर शॉर्ट में आता है, 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इससे रिलेटेड इसमें। ओके, थैंक यू।